कल हमने किया था ना जो पीएच स्केल, आज हमें करना है वो पीएच स्केल हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आज हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली पीएच का जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारी पौधे और पशु। ठीक है ना, उनके अंदर पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, या पीएच की अगर हमें जानकारी है तो हम कितना कुछ उससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पौधे उगाने के लिए जो हम फसल उगाते हैं, क्या वो पौधे ही हैं, है ना। अगर हमें पीएच की, अपनी ज़मीन है जहाँ पे किसान खेती करता है, अगर उसकी पीएच का पता हो तो हमें पता हो जाएगा कि कौन सा पौधा यहाँ पे अच्छा उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा। ठीक है ना, तो ऐसे वहाँ पे पीएच की इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे ही जंतुओं का शरीर, हमारा शरीर है ना, उसके भी अंदर पीएच की एक डेफिनेट वैल्यू होती है। इसके अंदर भाई हमारा शरीर है वो काम करेगा। अगर इससे नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, अम्लीय, और इससे ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारकीय। ठीक है ना, तो कई बार ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी एक कंडीशन आती है। आपने सुना होगा एक वर्ड कि आज एसिडिटी हो गई है ना। एसिडिटी आपके तो नहीं होती, इस उम्र में तो नहीं होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो 50 की उम्र के आसपास या उससे ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नॉर्मली हो जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होना मतलब उनके शरीर के अंदर कौन बढ़ गया, उनके शरीर के अंदर कौन बढ़ गया, अम्ल बढ़ गया भाई। एसिडिटी, एसिड मतलब अम्ल, यानी कि उनके शरीर के अंदर कौन बढ़ गया है, अम्ल। और जैसे ही अम्ल बढ़ेगा शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। अब अगर उसकी अम्ल जो बढ़ गया है उसको कम करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्षारक, है ना। उसको उदासीन कौन करेगा, क्षारक ही करेगा। तो ऐसे हम जब वो टेबलेट लेते हैं, उस टेबलेट को हम कहते हैं एंटा एसिड। क्या कहते हैं, एंटा एसिड या प्रति अम्ल। किसके लिए, हमारे शरीर के अंदर जो ज़्यादा एसिड हो गया है उसको कम करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्षारक ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हमारा शरीर फिर अपने आप भी एडजस्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारे पेट के अंदर सीधा HCl निकलता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्षारक बढ़ने लगता है ना, तो HCl ज़्यादा स्रावित हो जाता है, ज़्यादा निकल जाता है। और जैसे ही पेट के अंदर HCl बढ़ा तो क्षारक और HCl बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसे होता है हमारे शरीर के अंदर इनकी बैलेंसिंग, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे किसी भी जानवर का शरीर हो, किसी का भी हो। ठीक है ना, जितने भी जीवित प्राणी हैं। मैंने तो ऐसे लिखा है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पौधों और पशु के शरीर में पीएच की क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चाहे पौधे हो चाहे पशु हो, इनका जो शरीर है, पौधों को भी शरीर होता है पीएच। और एक चीज़ ध्यान रखना, पी हमेशा छोटा, एच हमेशा बड़ा रखना। ठीक है ना, पी छोटा एच बड़ा। क्लियर है, क्योंकि एच है वो किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का। और किसी का भी नाम लिखना हो तो हम बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो पीएच 7 से लेके 7.8 तक हमारा शरीर है वो कैसा, सही काम करता है। सबकी 7.8 शार्क में चल जाएगा, ये शार्क में चल जाएगा। और पीएच 7 बिल्कुल न्यूट्रल। इनके बीच अगर रहेगी हमारे शरीर के अंदर तो हमारा शरीर सही से काम करेगा। और अगर ये पीएच वैल्यू थोड़ी बहुत नीचे चले गई तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। तब हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और इस 7.8 से ऊपर चला गया तो कैसा हो जाएगा हमारा शरीर, क्षारकीय हो जाएगा। ठीक है ना, तब सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ सही काम करता है, हाँ। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए हो गया। ऐसे ही ये तो हो गया अपने शरीर के लिए। ऐसे ही जो वर्षा होती है, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, हर पॉइंट से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बाकी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि वर्षा जो हमारी नॉर्मल होती है वो, उसके अंदर ना अम्ल होता है ना क्षारक होता है। ठीक है, कोई भी वर्षा होगी वो अम्लीय वर्षा कब होगी, वर्षा अम्लीय वर्षा होगी कब, जब पीएच हो जाएगा 5.6 से नीचे या कम, तब वर्षा कैसी होगी, अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा कब होगी, या अम्लीय वर्षा के अंदर पानी का पीएच कितना होगा, तो कितना 5.6 से
या 5.6 या उससे कम। ठीक है। अच्छा, ये अम्लीय वर्षा होती क्यों है? तो ये इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री है या हमारी गाड़ी है, इनके अंदर से ऑक्साइड निकलते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ियां हैं, उनसे निकलते कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु? अधातु है ना, उधर देखो अधातु है। और आपको पता है अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं कि क्षारकीय? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही जो इंडस्ट्री है वहाँ से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड, कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे सल्फर हो, सारे के सारे अधातु हैं। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और गैस होते हैं। तो जैसे ये गैस निकलती है ये हवा में चली जाती है, वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जैसे ही पानी के साथ मिले, पानी को भी क्या कर देते हैं? अम्लीय कर देते हैं। इस कारण से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है ना, क्लियर है। अगर इनके ना जाके धातु के ऑक्साइड ऊपर जा रहे होते तो वर्षा कैसी होती? क्षारकीय होती। लेकिन धातु के ऑक्साइड जाते ही नहीं है। जैसे कि लोहे का ऑक्साइड क्या होता है? जंग होता है। जंग लोहे का ऑक्साइड होता है, लेकिन वो तो ठोस होता है, वो तो ऑक्सीजन वो गैस बन के ऊपर जाता ही नहीं है। अगर ऊपर चला जाता बाई चांस तो वर्षा कैसी होती? क्षारकीय वर्षा होती। क्लियर है ना। इसीलिए ये भी एक आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि वर्षा हमेशा अम्लीय क्यों होती है, क्षारकीय क्यों नहीं होती। तो धातु के ऑक्साइड है वो होते हैं क्षारकीय, और धातु आपको पता है लगभग सारी धातु कैसी होती है? ठोस होती है। इसलिए उनके ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, वो हवा में जाते ही नहीं हैं। और आपको पता है अधातु सारी की सारी कैसी होती है? गैस होती है। इसलिए उनके ऑक्साइड है वो भी कैसे होंगे? गैस होंगे, और वो हवा में चले जाते हैं। और जब पानी हवा से होके नीचे आते हैं वर्षा का, तो वो अम्लीय हो जाता है। क्लियर है ना ये चीज़। चलो, ये हमारे पौधों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए वर्षा की पीएच की उपयोगिता। इसके साथ ही बगीचे में हम जब पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं तो हमारे बगीचे की पीएच कितनी होनी चाहिए जिससे कि पौधे सही से उगे? वो भी लगभग 5.5 से 7.5 के बीच। किसकी? पौधों के लिए। अगर हमें अच्छी फसल उगानी है तो कैसी होनी चाहिए पीएच का प्रास? 5.5 से 7.5 के बीच हमारी ज़मीन जिसके अंदर हमें पौधे उगाने हैं उसकी पीएच होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है ना। अब कई बार आपने देखा है, अगर किसी किसान का खेती करते हुए देखा है तो वहाँ पे दोनों चीज़ डाली जाती है। कई बार सीधा चूना मिलाया जाता है ज़मीन के अंदर। चूना क्या होता है? कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है? धातु है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारकीय, है ना। तो इसका मतलब अगर हमने चूना मिलाया है अपनी ज़मीन के अंदर तो पक्का ज़मीन कैसी? अम्लीय हो गई होगी। ज़मीन अम्लीय हो गई है तो हम उसके अंदर चूना मिला के और हमारी ज़मीन को इस पीएच के बीच में ले आते हैं। ठीक है ना। इसलिए वो ज़मीन हमारी ठीक हो जाती है और फिर हमारे पौधे हैं उसके अंदर सही उगते हैं। क्लियर है। सर जी आपने निकाला कैसे होगा कि इसकी 5.5? ये एक्सपेरिमेंट से, पीएच स्केल से हमने क्या किया, ज़मीन के अलग अलग सैंपल लिए। ठीक है ना। सैंपल लेके और उसका लैब के अंदर टेस्ट किया और पीएच का स्केल हमने बना ही रखा है। ठीक है। हर एक मिट्टी का सैंपल लेके और उसका टेस्ट करते हैं, उसी के बाद हमें ये पता चला। ठीक है ना। ऐसे ही नहीं अंदाजे से पता चला है। क्लियर है ना। हर जगह की अलग अलग, जहाँ पे पौधे, जैसे कि हमारे पंजाब की साइड जाएंगे तो वहाँ पे फसल अच्छी होती है, तो वहाँ की पीएच लेके हमने देख ली कि इसकी पीएच, यहाँ की ज़मीन की पीएच इतनी है। ठीक है। ऐसे ही हम इधर जाते हैं, छत्तीसगढ़ की साइड जाते हैं, झारखंड की साइड जाते हैं, वहाँ इतनी फसल अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ की ज़मीन की पीएच लेके देख ली, तो वहाँ पे ये देखा कि वहाँ की जो ज़मीन है ना उसके अंदर पीएच है वो क्षारकीय ज़्यादा है। कैसी है? क्षारकीय। इसलिए वहाँ पे पौधे नहीं उगते हैं। ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में अगर हम चले जाएं डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे अगर देखें वहाँ पे भी जो मिट्टी है ना उसकी पीएच है वो थोड़ी सी कम है। सर जी मतलब केमिकल डाला होगा ना कुछ ना कुछ?
केमिकल डाला नहीं, वो नेचर से अपने आप ही बनती है। मिट्टी हमने तो बनाई नहीं है, वो प्रकृति से लाखों करोड़ों वर्षों में जाके बनी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो जो तत्व होते हैं, जैसे कि कहीं पे धातु के ऑक्साइड ज़्यादा होंगे तो वहाँ की मिट्टी कैसी रहेगी, क्षारकीय। और कोई ऐसी मिट्टी जिसके अंदर अधातु के ऑक्साइड रहेंगे, अम्लीय, ठीक है ना। तो ऐसे जाके वो क्षारकीय और अम्लीय हो जाती है। क्लियर है ना। वैसे जो मिट्टी है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, तो सिलिका होती है। कौन, सिलिका या फिर सिलिकॉन। एक सिलिकॉन नाम आता है इसके अंदर, देखो कहाँ पे आता है, 14 नंबर पे ना, वो ही होता है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर ज़्यादा। क्लियर है। चलो, ये हुआ 5.7 से 7.5 के बीच का प्रास हमें ज़मीन के अब अच्छी फसल लेने के लिए ज़मीन का होना चाहिए। पाचन तंत्र क्या होता है वो हम 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इतना पता है कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, HCl। वो क्या काम करता है, तो वो जैसे ही खाना हमने खाया कि हमारे शरीर के अंदर HCl की क्या उपयोगिता है या HCl क्यों मिलता है, तो इसीलिए कि खाने की जो हमने जो भी खाना खाया है उसकी प्रकृति कैसी कर देगा, वो अम्लीय प्रकृति। और अम्लीय प्रकृति हो जाती है ना खाने की, तो वो जल्दी सी खराब नहीं होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी कोई कीटाणु या कोई भी हानिकारक चीज़ है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, जैसे ही हमने उसकी प्रकृति कैसी कर दी, अम्लीय प्रकृति कर दी। क्लियर है ना। ये तो हुई किसकी उपयोगिता, HCl की, जो हमारे पेट के अंदर होता है। क्लियर है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमने खाना कई टाइम तक नहीं खाया, यानी सुबह हम खा के आए और उसके बाद हमने खाया ही नहीं, तो पेट का काम तो अपना काम करता रहेगा, वो HCl है वो स्त्रावित करता रहेगा पेट के अंदर। हमने खाना खाया ही नहीं है, तो वो जो HCl है वो क्या करता है, वो हमारे पेट के अंदर जो कोशिकाएं हैं ना, या पेट की जो दीवार है उसी को जलाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है, हमारे पेट के अंदर जलन महसूस होती है। क्लियर है। वो जलन किसकी वजह से महसूस होती है, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर स्त्रावित हो जाने की वजह से, यानी कि ज़्यादा अम्ल हमारे पेट के अंदर हो गया है, उसी की वजह से हमारे पेट में क्या होती है, जलन होती है, ठीक है ना। एसिडिटी होती है या पेट के अंदर जलन होती है। एसिडिटी तो हमने उसको नाम दे दिया है, उसे हम महसूस कैसे करेंगे, तो हमारे पेट के अंदर उससे जलन होगी, ठीक है ना। अब वो एसिडिटी हो गई, जैसे ही आपके पेट के अंदर जलन हुआ, आपको पता चल गया कि पेट के अंदर क्या हो गया है, एसिड ज़्यादा हो गया है, एसिडिटी हो गई। अब उसके लिए आपको क्या लेना है, शार्क, यानी कि दवाई के रूप में आपको क्या लेना है, शार्क लेना है, जिसे हम एंटाएसिड कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो प्रति अम्ल के रूप में जो दवाई हमने बनाई है वो पक्का ना किसकी ऑक्साइड हो रहे होंगे, धातु के ऑक्साइड लेने पड़ेंगे उसके रूप में, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। तो यहाँ पे जो हम धातु का ऑक्साइड लेते हैं ना, जिसका नाम है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है ना उसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है। क्या, इनो में भी वही होता है, देखना उसके अंदर, अगर इनो में ये नहीं होगा ना तो पक्का धातु का ऑक्साइड ज़रूर होगा। क्या है, लेमन बना होता है। लेमन क्या है फिर, लेमन अम्ल है कि नहीं, अम्ल है, तो वो तो पक्का नहीं होगा। बना ज़रूर होता है लेकिन उसके अंदर नींबू नहीं होगा, क्योंकि एसिड तो पहले से ही अंदर है और एसिड आप ऊपर से और ले रहे हो, नहीं होगा। ठीक है ना। आपको कोई ना कोई धातु का ऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्लियर है। और जो नॉर्मली टेबलेट के अंदर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये जो मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ उसका अपना एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बना ही सकते हो ना सारे। हाँ हाँ, शारक को प्रति अम्ल, यानी कि अम्ल है उसके उल्टे या उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। प्रति अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीएसिड, ठीक है ना। तो हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल स्त्रावित होने पर हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि एसिडिटी क्या होती है, ठीक है। या इसी एसिडिटी को ऐसे भी कहा जा सकता है जो हमारे पेट में जलन होती है, किसकी वजह से होती है, एसिडिटी की वजह से, ठीक है। अब एसिडिटी तो हो गई, अब उसका उपचार कैसे करेंगे, तो उपचार के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, शारक। शारक को किसके रूप में, प्रति अम्ल के रूप में,
ठीक है ना। और वो जो सारक हम नॉर्मली लेते हैं वो उसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम प्रति अमल के रूप में लेते हैं। सर जी सूत्र में क्या सूत्र में सूत्र, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे MgOH2, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगेगा भाई। वो होते हैं कौन, धातु के ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, और अमल अधातु के ऑक्साइड। क्लियर है ना। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन को कई बार समझने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ, दांतों का क्षय, यही है ना। दांतों का क्षय या दंत क्षय। क्वेश्चन जैसा मर्जी पूछे, यूं भी पूछ सकता है दंत क्षय क्यों होता है, या दांत खराब क्यों होते हैं, ठीक है, या दांत खराब हो जाए तो हमें क्या उपचार करना चाहिए, ये भी। क्लियर है। अब सबसे पहले जो हमें समझना वो ये कि दांत बने किससे होते हैं, कैल्शियम से। किससे, कैल्शियम से। देखो जरा कैल्शियम क्या है, धातु, और धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय, ठीक है ना। तो हमारे मुंह के अंदर अगर हमने कोई सारक रख लिया है तो ये खराब नहीं होंगे, है ना, क्योंकि सारक तो सारक के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं। क्षारक है वो तब खराब होंगे जब उनके साथ कोई ना कोई अमल रिएक्ट कर लेगा, तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, उधर उदासीन कर दिया तो ख़त्म हो जाएगा। क्षारक है वो भी ख़त्म, अमल है वो भी ख़त्म, यही होगा ना। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसका मतलब है कि हमारे मुंह के अंदर अगर हमारे मुंह के अंदर जो दांत है उनके आसपास थोड़ा सा भी अमल बन गया, तो दांत खराब हो जाएंगे। क्लियर है ना। और वो जो हम कहते हैं ना कि इसके दांत गल सड़ गए हैं या इसके दांत के अंदर कीड़ा लग गया है, तो वो क्या हुआ है, अमल बन के और वहाँ से दांत निकल गया है, दंत क्षय बोलते हैं उसको। क्लियर हुआ ना ये चीज़ सबको। अब हम जो हमारे दांतों के अंदर ये दंत क्षय ना हो, यानी कि हमारे दांतों के आसपास अमल ना बने, तो इसके लिए हमें उपचार में क्या चीज़ करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए। सीधा खाली उठाया और रगड़ना शुरू कर दें हैं। ब्रश के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, क्षारक लगाना चाहिए। क्लियर है ना। तो इसका मतलब है आपने जो आपकी घर पे जो कोलगेट जो है, टूथपेस्ट जो है वो किसका होना चाहिए, क्षारकीय होना चाहिए, ठीक है ना। और वो क्षारकीय ही होता है। क्लियर है। अगर वो अम्लीय हो गया तो आपके दांत जो कुछ बचे हुए हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है ना। तो ये है हमारे जो अमल सारक की प्रकृति जानने का उपयोगिता, हमारे लिए क्या है, यही उपयोगिता है। क्लियर है ना। चाहे हम कोई भी दांतून करें लेकिन वो होनी कैसी चाहिए, क्षारकीय होनी चाहिए। दंत क्षय होता क्यों है ये समझ आया ना। अच्छा, अब ये चीज़ किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप कह रहे हो अमल बनता है, अमल, ये अमल क्यों बनता है मुंह के अंदर, क्षार ही क्यों नहीं बनता, क्या क्यों बनता है। चलो टमाटर नहीं खाया फिर। तो इसका आंसर ये है कि ये हम पाचन वाले चैप्टर जो 6 चैप्टर करेंगे ना, उसके अंदर जब हम पाचन पढ़ेंगे तो उसके अंदर करेंगे। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर जो लार है ना, ये जो लार है ये ऐसे ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं। क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये एंजाइम जो भी खाना आपने खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मुंह के अंदर जो लार है उसके अंदर जो एंजाइम है वो एक चीज़ का पाचन करते हैं, और वो है कौन, वसा।
नहीं सॉरी, वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, ठीक है ना। वसा का पाचन तो हमारी आंतों में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमारे जो पोषक, हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वैसे ये 6 का है, मैं यहीं पे ऐसे ही कर रहा हूँ। जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है 4 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन, इनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो पदार्थ है जो हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिला तो आप 2 दिन से ज़्यादा काम ही नहीं कर, उठ ही नहीं पाओगे, काम ही नहीं कर पाएगा आपका शरीर, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देता है, ठीक है ना। उसके अंदर मेनली कौन होता है? ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है ना, जो ऊर्जा देने का काम करता है। क्लियर है? तो हमारे शरीर, मुंह के अंदर जो लार है ना, वो उसी शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और वो एंजाइम जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं तो ठीक है, अगर वो अंदर चला गया तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट आपके दांतों में फंसा रह गया ना, तो वो लार उसका वहीं पे पाचन कर देती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका जब पाचन होता है ना, तो पाचन होने से एक अम्ल बनता है, ठीक है, अम्लीय पदार्थ बनता है। और उसी वजह से हमारे दांतों के अंदर वो अम्ल बनते ही और दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। क्योंकि दांत कैसे हैं? कैल्शियम से बने हुए हैं, और कैल्शियम कैसा है? क्षारकीय है, और यहाँ से क्या बना? अम्ल बना। तो ऐसे बनता है अम्ल, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपने टमाटर खा लिया तो उसी से अम्ल बनेगा, या आपने नींबू खा लिया उसी से अम्ल बनेगा, नहीं। ये अम्ल बनता है जो हमारे दांतों के अंदर जो लार है ना, वो बनाती है ये अम्ल। और ये पूरी रात में जाके एक प्रोसेस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दांतुन आप सुबह चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन रात को सोते वक्त ज़रूर करो। क्योंकि सुबह उठ के तो आपने अगर दांतुन नहीं की तो कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद एक बार तो कुल्ला ज़रूर करोगे, पूरे दिन में मुंह साफ तो कर ही लोगे, नहीं क्या। लेकिन रात को अगर आप एक बार सो गए तो सीधा 12 घंटे की छुट्टी हो जाएगी, और 12 घंटे में आराम से वो लार के अंदर जो एंजाइम है वो आराम से क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे, और वही आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर है ना। तो शाम के टाइम में ज़रूर कोलगेट करके, टूथब्रश ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए। क्लियर है। चलो अब इस दंत क्षय को हम लिख लें। ठीक है। और ये दंत क्षय होता कब है? पीएच हम उसकी कितनी होगी तब ये दंत क्षय शुरू होगा? पीएच किसकी पीएच होगी? मुंह की, अपने मुंह की जो पीएच है, क्या हो गया? मुंह की पीएच 5.5 से कम होने पर दंत क्षय शुरू हो जाता है या दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। चलो ये पीएच की कुछ इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंस और है अच्छी सी। किस किस को मक्खी ने काटा है? मधुमक्खी ने। सबको काटा है? क्या बात है। मक्खी, ठीक है ना। मधुमक्खी को सबने काटा होगा या फिर देखा ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब वो मधुमक्खी है ना, ऐसा क्या हो जाता है कि मधुमक्खी जहाँ पे काटती है एकदम से इतना ज़्यादा दर्द शुरू होता है। तो उसका कारण ये है कि उसके डंक के अंदर, जो वो ऐसे डंक मारती है ना, उसके अंदर एक ख़ास तरीके का अमल होता है। वो जो अमल शरीर के अंदर वो छोड़ती है तो वो हमारे शरीर के साथ जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाता, ठीक है ना। हमारे ब्लड की पीएच भी हमारे इसके अंदर दे रखी होगी, कितनी होती है? 7.5 या 7.6 होती है। हमारे खून है ना, खून की पीएच भी लिख लो कहीं। किसकी पीएच? रक्त या खून की पीएच कैसी होगी? 7.6 या 7.7, ये पीएच होती है हमारे खून की, ठीक है। तो कैसा हो गया? थोड़ा सा क्षारकीय हो गया ना।
अगर किसी के कहीं चोट लग जाए तो खून टेस्ट करके भी देख लेना, थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है, मतलब उसका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है ना। पीएच कितनी हो गई किसकी, खून की, कितनी 7.6, ठीक है। अब जो चींटी है उसने डंक कौन सा छोड़ा है, अमल का, किसके अंदर मिलेगा जाते ही वो, सबसे पहले खून के अंदर। खून थोड़ा सा सार्की है, वो अमली है, तो रिएक्शन तो दोनों की होगी, है ना। अब जैसे ही वो रिएक्शन हुई, हम क्या कहते हैं, आपने सुना होगा किसी बुजुर्ग से कि जल्दी से लोहा उसके ऊपर रगड़ लो, ठीक हो जाएगा। हम पहले ये सोचते थे कि ये तो एक जादू हो रहा है, और उसे ठीक भी हो जाता था। अब ये बताओ, लोहा क्या है, धातु है, और धातु है तो उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड बनेगा कैसा होगा, क्षारकीय। चींटी ने क्या छोड़ा था, अमल, हमने उसके ऊपर लोहा रगड़ा तो क्या हो गया, क्षारक। क्षारक और अमल दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और हमारा वो चींटी का डंक है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब वो लोहा तो कई बार मिले ना मिले, अगर घर पे हो तो भाग के जाओ और कोलगेट उसके ऊपर लगा लो। लगाइए क्या कभी, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कोलगेट के अंदर क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। उससे वो चींटी का डंक है, उसका जो अमल है वो सारा वो उदासीन कर देता है, ठीक है। और एक चीज़ आपने और भी सुनी होगी कि चींटी ने काटा है तो देखो उसकी नोक तो नहीं है, उसको निकाल दो, चींटी के डंक है वो निकाल दो, तो भी नहीं होगा। तो डंक निकाल रहा है मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, उस डंक के अंदर जो अमल है उसको निकाल रहे हैं, और जैसे ही अमल हमने बाहर निकाल दिया तो भी वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। क्लियर हुआ ना ये। तो चींटी का डंक हो, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं, एक पौधे का नाम दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, नेटल, नेटल नाम का पौधा है, अगर उसको भी आपने छू लिया तो उससे भी इतना ज़्यादा दर्द होगा आपके शरीर के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर भी एक अमल होता है, ठीक है ना। कौन सा अमल होता है वो, मैथेनोइक अमल। कौन सा अमल, मैथेनोइक अमल। चींटी का डंक है उसके अंदर भी मैथेनोइक अमल। क्लियर है। तो ये दो चीज़ें भी आप लिख लो, वैसे तो लिखी हुई है आपके बुक के अंदर। चींटी का डंक, मैथेनोइक अमल। नेटल का डंक, नेटल एक पौधा होता है, ठीक है, उसका अगर डंक लग गया तो भी उसके अंदर क्या है, मैथेनोइक अमल है। ऐसे ही सिरका, एसिटिक अमल, ठीक है। सिरका वो होता है जो हम अचार के अंदर डालते हैं, क्या होता है वो, सिरका। तो उसके अंदर कौन सा अमल होता है, एसिटिक अमल या एथेनोइक अमल बोल देते हैं उसको कई बार, ठीक है। इसके बाद संतरा खाया होगा सबने, खट्टा होता है, उसके अंदर होता है सिट्रिक अमल। कौन सा अमल, सिट्रिक अमल। इमली खट्टी होती है, उसके अंदर कौन सा अमल होता है, टार्टरिक अमल। कौन सा अमल, टार्टरिक अमल। ऐसे ही टमाटर खाया होगा, खट्टा होता है, ऑक्जेलिक अमल। ऐसे ही खट्टा दूध या दही खाया होगा, लैक्टिक अमल। ऐसे ही नींबू, सिट्रिक अमल। तो ये जो टेबल बनी हुई है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसमें इस टेबल से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि एक बच्चे को एक चींटी ने काट लिया है, उस बच्चे को आप क्या उपाय सुझाओगे। उसे हम ये उपाय सुझाएंगे कि उसके आसपास अगर कोई धातु का ऑक्साइड है तो वो उसके ऊपर रगड़ ले थोड़ा सा, या हम ये उपाय सुझाएंगे कि उसके आसपास कोलगेट है तो वो लगा ले, या फिर हम ये उपाय सुझाएंगे कि कहीं से भी कोई सार्क अगर उसे मिले तो वो उसके ऊपर लगा ले। ये उपाय सुझाओगे ना, बस यही ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। करेला कड़वा होता है क्या, एक्सपेरिमेंट नहीं किया भाई, करके देख लेना। बाकी कड़वा होता है ना तो पक्का वो क्या होगा, शार्क होगा, और आप उसको लगा सकते हो। क्लियर है ना। हाँ चलो, ये एक क्वेश्चन बना हमारा। सही है। क्या 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 क्वेश्चन है ये दोनों, आंसर खुद लिखोगे। कौन कौन लिख लेगा इनके आंसर।
लवण परिवार। अब इसको परिवार क्यों बोलते हैं? परिवार का मतलब सबको पता है, फैमिली आप तब कहोगे ना जो एक ही, जिनके रगों के अंदर एक ही खून दौड़ता हो, एक ही प्रकार का खून दौड़ता हो, तभी हम कहेंगे कि ये एक फैमिली है। क्लियर है ना? मम्मी पापा, उनके बच्चे, उनके दादा दादी वगैरह वगैरह, यही होगा फैमिली। सीधा सा मतलब ये है कि जिनका संबंध एक ही बंदे से हो। क्लियर है ना? तभी हम उनको कहेंगे फैमिली। परिवार लवण का है तो यहाँ पे भी कोई ऐसा लवण है जिससे ये सारे बने हुए हैं। ठीक है? और यहाँ पे इस लवण परिवार में, इस फैमिली के अंदर जो सबसे परदादा है ना सबका, यानी जिससे आगे उसका वंश चला है, वो परदादा है। ठीक है? और ये तो है धातु, लेकिन हमें क्या बनाना है? लवण। तो इसका जो लवण है ना वो ये सोडियम क्लोराइड, जिसके आगे बेटे हुए, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ऐसे चला। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लवण परिवार। एक तो हमें पढ़ना है सोडियम का लवण परिवार, और एक हमें पढ़ना है कैल्शियम का लवण। कैल्शियम का तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोडियम का है। ठीक है? सोडियम के जो लवण परिवार में आते हैं, सबसे पहला जो सोडियम लवण परिवार का है वो है, आपने सुना भी बहुत है। अच्छा एक चीज़ और, 1 मिनट के लिए, जो इसके लवण परिवार है, सोडियम के जो लवण परिवार वाले होंगे वो क्षारकीय होंगे कि अम्लीय होंगे? क्षारकीय कि अम्लीय? अगर होंगे तो क्षारकीय होंगे, वरना फिर लवण तो है ही, यानी कि कोई प्रकृति नहीं। क्लियर है ना? अगर सोडियम के लवण परिवार वाले होंगे तो क्षारकीय, नहीं फिर लवण। ठीक है ना? वैसे तो ये लवण है तो इसका मतलब ना ही तो अम्लीय ना ही क्षारकीय। क्लियर है ना? चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या? सिंबल से। हाँ, सिंबल तो लिखना ही है। ठीक है? इसी लवण परिवार में, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? क्षारक होता है कि अम्ल होता है? क्षारक होता है। ठीक है ना? अब इस चैप्टर, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने की ओर है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ें अब पता होनी चाहिए, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो पता होनी ही चाहिए। चलो, ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लोराइड तो यहाँ है ही भाई। ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है? एक और होता है ठीक है? ये 3 तो हमें पढ़ने हैं किसके? सोडियम के लवण फैमिली। अब कैल्शियम की फैमिली। कैल्शियम सल्फेट। ठीक है? कैल्शियम सल्फेट हुआ एक तो, और एक और हमें पढ़ना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5। एक हमने लवण फैमिली पढ़ी कौन सी? सोडियम की। एक हमने पढ़ी किसकी? कैल्शियम की। क्लियर है? अब यहाँ से आपको सिंपल पूछा जा सकता है, और इतना इजी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। ये पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस फैमिली का है? कैल्शियम का। सिंपल है, ये तो इतना सिंपल है। लेकिन अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब हुई तो इसका एक नाम और भी होता है, वो है विरंजक चूर्ण। क्या नाम होता है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण किस परिवार का है? कैल्शियम। इसका एक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा, धामन सोडा या धोने का सोडा, जो भी आप बोलो। किस परिवार का है? सोडियम के। क्लियर है ना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक नाम होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग, खाने का ही इंग्लिश में है ना, खाने को इंग्लिश में ही हम कहते हैं बेकिंग। आपने नाम सुना होगा बेकरी,
सुना है ना, बस उसी से याद रख लो इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का नाम है बेकिंग सोडा। किस परिवार का हुआ ये? सोडियम परिवार का, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एक नाम होता है जो हम पढ़ेंगे अभी, किस परिवार का हुआ वो? कैल्शियम का। उसी का एक दूसरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस परिवार का हुआ? कैल्शियम के परिवार का, ठीक है ना। तो ये एक ओवरव्यू हुआ हमारा, यानी कि एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अगर ये आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो रहा है ना, तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको कर सकते हो। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, अब थोड़ा सा जो हमारी असमंजस की स्थिति, यानी कि थोड़ी सी डाउट की स्थिति बन रही है, वो ये कि हम क्या पढ़ रहे हैं? लवण परिवार, ठीक है। अब लवण आपको पता है, ना ही तो वो एसिड होता है ना ही बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये तो बेस है, सारक है, सारक है, शारक है, लेकिन ये लवण परिवार में है। लवण परिवार में है तो इसका मतलब ये उदासीन होना चाहिए। ये क्या सीन है ना? लवण तो बन गया, लेकिन ये क्या सीन है? तो इसके अंदर कल हमने पढ़ा था दुर्बल सारक प्रबल शारक, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल, ठीक है। अब आपको पता है लवण जब बनेगा, लवण कौन कौन मिलेंगे जब लवण बनेगा? अम्ल और क्षारक मिलेंगे तब लवण बनेगा। यानी कि इसके अंदर कौन? अम्ल क्षारक दोनों मिलेंगे तब लवण बनेगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर के तकड़े हैं तो लवण उदासीन होगा, यानी कि ना ही तो उसके अंदर अम्लीय ना ही क्षारकीय। अगर ये वाला तगड़ा है और ये वाला कमज़ोर है तो ये थोड़ा सा अम्लीय होगा, ठीक है ना। अगर ये कमज़ोर और ये तगड़ा है थोड़ा क्षारकीय। समझ रहे हो ये चीज़? तो बस यही कहानी यहाँ पे थोड़ी सी हो रही। ये है तो लवण परिवार का, लेकिन जो सोडियम है ना, सोडियम थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है। इसका मतलब ये थोड़ा सा किस तरफ चला गया? क्षारक की तरफ, यानी कि क्षारकीय प्रकृति का। ये भी क्षारकीय प्रकृति का, ये भी क्षारकीय प्रकृति का। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि किसी के पेट के अंदर जलन हो रही है, वो वाली जलन नहीं, एसिड वाली जलन, एक दूसरे वाली जलन भी होती है। समझते हो उस जलन को? हाँ, वो वाली जलन है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब वो नहीं है, टेबलेट नहीं है, एंटी एसिड नहीं है, तो आप उसको क्या देना चाहोगे? खाने का सोडा घर पे है, वो क्या दे सकते हैं? क्योंकि वो क्षारकीय प्रकृति का है। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद ये कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये डाउट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि लवण तो हमने शुरू से ये पढ़ा था ना ही अम्लीय ना ही क्षारकीय, लेकिन यहाँ पे अम्लीय भी हो रहे हैं और क्षारकीय भी हो रहे हैं। तो वो इसलिए कि इसके अंदर कौन मिला होता है? दुर्बल, या तो दुर्बल अम्ल होगा तो वो क्षारकीय हो जाएगा, और अगर दुर्बल क्षारक है तो वो अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद हम एक एक करके और इनको हर एक को पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अंदर लवण है जो हमें पढ़ने हैं। पहला जो लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चाहे हम कौन सा भी लवण पढ़ रहे हैं, हमें 5-6 चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले चाहे इसका पढ़ें, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे सोडियम कार्बोनेट, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे कैल्शियम सल्फेट पढ़ें, कोई भी पढ़ें, सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए इसका रासायनिक नाम और सूत्र, ठीक है। रासायनिक नाम पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए रासायनिक सूत्र, ठीक है। तीसरा नाम है वो, तीसरी चीज़ पता होना चाहिए प्रचलित नाम, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ जो पता होनी चाहिए ये बनता कैसे है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? बनने का तरीका। बनने का तरीका नहीं, एक वर्ड में बोलो कुछ। क्या? निर्माण। शाबाश। निर्माण थोड़ा सा ज़्यादा कठिन शब्द नहीं हो गया? निर्माण यानी कि बनता कैसे है, ठीक है। निर्माण से भी कुछ अलग एक और वर्ड होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इंग्लिश में, तो इसको चलो निर्माण ही लिख दो। रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक सूत्र, प्रचलित नाम, उसके बाद निर्माण यानी कि ये बनता कैसे है,
किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और उसके बाद आखिर में जो चीज़ आएगी वो उपयोग। ये 5 चीज़ें हर एक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। किसी से भी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो भी यहाँ से पूछा जा सकता है, और 5 नंबर का पूछ लिया तो आपके लॉटरी निकल आएगी, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम वाइज लिखना है, ऐसे नहीं कि आपने एक राम कथा लिखी है जिसमें से जो एग्जामिनर वो ढूंढ ढूंढ के चीज़ें गलतियाँ निकाल रहा है। ठीक है, सूत्र क्या है? NaOH। ठीक है, प्रचलित नाम इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो पूछेगा भी नहीं आपसे। चलो अब बात करते हैं इसके निर्माण की। 2 चीज़ें हम लिख चुके, 5 पॉइंट आपको ध्यान में है भाई कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। निर्माण, इसका निर्माण है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सबसे पहले तो किस फैमिली का? ये सोडियम का, मतलब सोडियम क्लोराइड से ये बनेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से बनेगा तो इसके अंदर पक्का पहले कौन होगा? सोडियम क्लोराइड। उसी के साथ हम किसी की अभिक्रिया या कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है क्या? नमक है, जो आपके घर पे है ना नमक, वही। और वो कैसा होता है? तरल होता है, ठोस होता है, कैसा होता है? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल को हम ठोस ही बोल देते हैं, तरल तो नहीं है ना वो, ना ही वो गैस है। तो अब उसका हमें तरल बनाना है, ठीक है। तो हमने तरल कैसे बनाएंगे उसको? पानी मिला के, यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने पानी मिलाया, उसको एक बीकर के अंदर डाल दिया। ये रहा बीकर। बीकर क्या होता है पता है? गिलास नुमा एक बर्तन, ठीक है। ये रहा बीकर। अब इसके अंदर हमने क्या किया, वो जो विलयन हमने बनाया है, किस किस का विलयन बनाया है? नमक और पानी का, वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। नमक और पानी का विलयन इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने 2 ऐसे इलेक्ट्रोड, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला रफ कर दूं, ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिस्ट्री के अंदर ये प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई भी तरल पदार्थ के अंदर से हमें विद्युत धारा गुजारनी हो ना, तो हम ऐसे 2 रोड उसके अंदर डालते हैं और उसके ऊपर यहाँ से अपनी वायर कनेक्ट करते हैं। सीधा वायर इसके अंदर नहीं डालते, यहाँ से वायर कनेक्ट करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, इसी सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करना। क्या करना? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा किस में होगा? तरल पदार्थों के अंदर, ठीक है। एक तरल पदार्थ इसके अंदर डला होगा, 2 हम ऐसे रोड डालेंगे, इन्हीं रोडों का नाम होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। इन दोनों का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बन गया क्या? इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अपना स्विच लगाया, वही कल जो बैटरी लगाई थी वैसे एक बैटरी लगाएंगे, क्योंकि हमें विद्युत धारा गुजारनी है, बस, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या विद्युत धारा जाएगी क्या? तो आंसर है जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 आयन बन जाते हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। क्यों? इसके अंदर है कौन? NaCl प्लस में कौन है? H2। तो ये इसके अंदर है, ठीक है। जब इसके अंदर से विद्युत धारा गुजारेंगे ना, तो ये NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही टूटेगा तो ये सोडियम है ना, ये तो इस पानी के साथ मिल जाएगा, और ये क्लोरीन है, ये गैस बन के बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? जब इसके अंदर से विद्युत धारा गुजारेंगे तब, ठीक है। तो तब क्या बनेगा? सोडियम है वो पानी के साथ मिलेगा, तो सोडियम पानी के साथ मिलते ही NaOH बन जाएगा, और प्लस में कौन निकलेगी? क्लोरीन गैस। ये किससे? इससे विद्युत धारा गुजारने पर। क्लियर है ना? हमें चाहिए क्या था? यही तो चाहिए था, बना लिया, बस हो गया निर्माण, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इसको थोड़ा सा, ये हमने लिख दिया, ये क्या है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, ये बैटरी है, विद्युत धारा हमारी इस, क्या आज बल्ब की ज़रूरत ही नहीं है, आज हमें क्या बनाना है? NaOH बनाना, वो यहाँ बनेगा,
बल्ब का हमें क्या लेना है फिर, ठीक है। और हमें पता ही है विद्युत धारा जाएगी कि नहीं जाएगी। कल तो हमें पता करना था कि विद्युत धारा जाएगी कि नहीं जाएगी, वो हमें बल्ब से पता चलता, क्योंकि ये तो बोल के हमें बताने वाला है नहीं, ठीक है ना। चलो, ये एक डायग्राम हो गया। इसी डायग्राम को अगर आपको लिखना हो तो क्या करेंगे, इसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और बना क्या, NaOH और प्लस में कौन, क्लोरीन गैस। ये हुई अभिक्रिया। ये भी हमें सब के अंदर लिखनी है, जो 5 के 5 हमारे लवण हैं सब के अंदर ये अभिक्रिया भी लिखनी है।